तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। पहलगाम हमले के बाद आगे की रणनीति तय करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ लंबी बैठक की है। उधर फ्रांस के साथ 26 राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए करार किया जा चुका है। इस बीच पहलगाम हमले को लेकर ओछी राजनीति करने वालों पर भाजपा जमकर बरसी। साहब, आपका अपनी पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं है क्या? या आपने एक प्रोफार्मा कह दिया कि देश को एक होना चाहिए और बाकी लोगों को छूट दे दी गई है कि जो चाहे बोलते रहो? और ये जरा भी सोच नहीं है कि ये सारे वक्तव्य पाकिस्तान में इसका पूरा दुरुपयोग हो रहा है, मीडिया कैंपेन हो रहा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। तो क्या आपके पार्टी के नेता जिस समय देश को एक स्वर में बोलना चाहिए तो जानबूझकर देश को पाकिस्तान की नजरों में और बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं क्या? तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए अब जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आज दिल्ली में क्या कुछ हलचल रही पहलगाम हमले को लेकर? देखिए, आज सुबह से यहाँ पे हलचल काफ़ी तेज रही। सबसे पहले तो रक्षा के प्रमुख ने रक्षा मंत्री के साथ करीब बैठक की 1 घंटे की, और क्या हालात हैं वहाँ पे पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में, इसका जायज़ा दिया, और साथ ही साथ अलग अलग सीमाओं पर क्या कुछ हलचल चल रही इसका वहाँ पे जायज़ा दिया। उसके बाद इस प्रमुख के साथ बैठक के बाद रक्षा मंत्री खुद प्रधानमंत्री आवास गए। वहाँ करीब 40 मिनट तक बैठक चली प्रधानमंत्री के साथ, और इस बैठक में अब तक जो भी कार्रवाई की गई है उसका एक तरह से रिपोर्ट प्रधानमंत्री के पास सौंपी गई। आगे की रणनीति क्या है उसके बारे में यहाँ पे लंबी चर्चा हुई। हालांकि कोई औपचारिक जानकारी इस बैठक के बारे में नहीं दी गई, बैठक से क्या निकला वो नहीं दी गई जानकारी, लेकिन माना जा रहा है कि अभी भी पल पल की नज़र बनाए हुए हैं प्रधानमंत्री खुद, रक्षा मंत्री खुद, और लगातार आपस में एक दूसरे से ये जानकारी ले रहे हैं कि आखिर आगे क्या करना है। और जो सीमा पर हलचल है वो काफ़ी हलचल तेज हो गई है, और उधर देखें तो लगातार चौथे दिन LOC पर गोलीबारी चल रही है। हल्की गोलीबारी हुई है, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तनाव वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। इस बीच फ्रांस के साथ 26 राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए करार किया गया। हालांकि ये फाइटर जेट जो है 2028-29 में आएगा, लेकिन एक सांकेतिक के तौर पर ये बड़ा माना जाता है। इस बीच संसद में एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हो रही है जो रक्षा मामले पर है। हालांकि विषय कुछ और था, लेकिन चूंकि इस हालात में बैठक हो रही तो माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है। जी, शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरे अपडेट के लिए। तो जिस तरह से लक्ष्मण जी ने जिक्र किया कि भारत और फ्रांस के बीच राफेल मरीन यानी राफेल M को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है। आपको बता दें, भारत और फ्रांस के बीच राफेल मरीन यानी राफेल M की 63,000 करोड़ रुपए की डील पूरी हो गई है। भारत फ्रांस से परमाणु बम दागने वाले 26 राफेल M फाइटर जेट खरीद रहा है। ये विमान भारतीय नेवी के बेड़े में शामिल होंगे। डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। पहलगाम में नापाक हरकत के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान दहशत में है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब हिंदुस्तान के दुश्मन भारत के नए बाज से कांप रहे हैं। भारत अपने भरोसेमंद साथी फ्रांस से राफाल M लेने जा रहा है। भारत को जल्द फ्रांस से 26 राफाल M मिलने जा रहे हैं। भारत के दुश्मनों में सबसे ज्यादा दहशत इस बात से है कि भारत राफाल मरीन के विमानों की तैनाती अपने ताकतवर युद्धपोत में से एक INS विक्रांत पर करने जा रहा है। लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन ने इन फाइटर जेट्स में भारत की जरूरत के हिसाब से कई बदलाव किए हैं। इनमें एंटी शिप स्ट्राइक, न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने की क्षमता और 10 घंटे तक फ्लाइट रिकॉर्ड करने जैसे फीचर शामिल हैं। राफाल M की डील में सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस से जो डील है उसमें भारत को वेपन सिस्टम, स्पेयर पार्ट्स और एयरक्राफ्ट के जरूरी टूल्स भी मिलने जा रहे हैं। 50.1 फीट लंबे और 15,000 किलो वजनी दुश्मन के इस काल यानी राफाल M में शक्तिशाली एंटी शिप मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम हैं। ये फाइटर जेट पनडुब्बियां खोजकर ध्वस्त करने वाले विशेष राडार से लैस है। खास बात यह है कि राफाल M में बीच हवा में ही रिफ्यूलिंग की जा सकती है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 11,202 किलोग्राम फ्यूल भरा जा सकता है, जिससे ये ज्यादा देर तक हवा में रह सकता है।
ये सिंगल और डबल सीटर विमान 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी 2,205 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ने दुश्मन की रातों की नींद उड़ा दी है। यानी राफाल मरीन राफाल से भी ज्यादा खतरनाक साबित होने जा रहा है। यही वजह है कि राफाल एम की धमक ने दुश्मनों को खौफजदा कर रखा है। तो पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में हलचल तेज है और वहां का सीधा अपडेट ले लेते हैं कोमल से, जो कि कश्मीर के राजौरी इलाके में मौजूद है। तो कोमल, आपसे जानना चाहेंगे, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर ताजा हालात बताएं। खास तौर पर हम देख रहे हैं लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा बल है उन्हें तैनात किया गया है। क्या है पूरा अपडेट, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये पहलगाम हमले के बाद ही कड़े कदम जो है वो सरकार ने उठा लिए थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के हर जगह पर जो है वो समूचा अभियान जो है वो सर्च अभियान चल रहा था। और यही वजह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग राजौरी पुंछ हाईवे पे हम लोग हैं। यहाँ पर भी जो है हमने देखा कि कड़े प्रबंध जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। सुरक्षा जो है 4 चौबंद कर दी गई है। और बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में एक स्कूली बच्चे ने कुछ ऐसे संदिग्ध देखे जिन्होंने उससे एक गांव का पता मांगा। उसके बाद वो वहां से चले गए। भारी भरकम हथियार और कुछ बैग उन संदिग्ध ने उठाए हुए थे, जिसके बाद यहां पर जो है सर्च ऑपरेशन चला। और सबसे बड़ी बात है कि पहलगाम हमले को लेकर अपडेट बता दूं कि एनआईए की जांच चल रही है। एनआईए लगातार इस केस को लेकर वो है जांच कर रही है। नए नए पहलू बाहर आ रहे हैं। और बीती रात जो है वो अनंतनाग पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया, या हिरासत में लिया है, माफ कीजिए, और हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की है। यही नहीं, हमले के बाद 150 से ज्यादा जो लोग हैं उनको हिरासत में लिया था। लेकिन ये जो 9 जो लोग हैं इनकी तलाश हमले के बाद से ही लगातार जारी थी, क्योंकि ये वो 9 युवक हैं जिन्होंने उस दिन हमले वाला वीडियो बनाया था। हमले वाला वीडियो बनाया, घंटों वीडियो बनाते रहे। पुलिस को ये शिकायत थी कि अगर आपने वीडियो बनाया, आपने पुलिस को क्यों इत्तला नहीं किया। अगर इमीडिएटली वो पुलिस को बताते और हो सकता था कि हमले में कुछ घायल लोग जो थे वो उनकी जानें बच जाती। लेकिन बशर्ते इत्मीनान से उन्होंने वीडियोज़ बनाई, लंबी लंबी वीडियोज़ बना के उनको वायरल किया माफ़ कीजिए, जो कि पूरे भारत में आज जो है वायरल हो रही हैं। तो एक तरफ अनंतनाग पुलिस का जो है जांच का ये नया पहलू सामने आया, दूसरी तरफ एनआईए जांच कर रही है इस हमले को लेकर, तीसरी तरफ जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। हर तरह से पुलिस जो और भारतीय सेना और सीआरपीएफ जो है वो चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। कहा गया है कि जिस तरीके से चुन चुन कर पहलगाम के लोगों को मारा था, इसी तरीके से चुन चुन कर उन आतंकियों को ढेर कर रहा है जिन्होंने इतने बड़े निंदनीय हमले को अंजाम दिया था। नेशनल हाईवे पे इस समय मौजूद है। यहाँ पर भी हमने देखा कि किस तरीके से हर आने जाने वाली गाड़ी को खंगाला जा रहा है, क्योंकि जंगलों पहाड़ियों से आतंकी गुजर तो जाते हैं, लेकिन आगे कहीं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए वो गाड़ियों का सहारा भी ले सकते हैं। ऐसे में हर चप्पे चप्पे को गाड़ियां हो, गुफाएं हो, आतंकियों चलिए, शुक्रिया कोमल इस पूरे अपडेट के लिए। तो जिस तरह से कोमल बता रही थी कि जो संदिग्धों की धरपकड़ है वो लगातार जारी है और सेना का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। हमले के बाद से ही जम्मू कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बीएसएफ अलर्ट है और यहां से भी पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। बीएसएफ की टीम एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन के साथ चला रही है और साथ ही जवानों की निगाहें फेंसिंग की दूसरी तरफ पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर भी है। देखिए ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश को बदले का इंतजार है और पाकिस्तान इसी नियत से बुरी तरीके से घबराया हुआ है, दहशत में है पाकिस्तान। और सीमा पर एलओसी पर यह गतिविधियां लगातार हमें देखने को मिल रही है। इस वक्त हम एलओसी के पास के इलाके में मौजूद हैं, लेकिन एलओसी के पास का यह एरिया है और बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऐसे डोमिनेशन यहां पर कर रहा है और नजर है पाकिस्तान की गतिविधियों पर और पाकिस्तान किस तरीके से पाकिस्तान की ओर यहाँ पर हलचल हो रही है। देखिए ये बीएसएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं और इनकी नज़र लगातार सीमा के उस पार जो दुश्मन हैं वो लगातार इनके रहती है। बीएसएफ वह फोर्स है जो सेना के साथ एलओसी के एरियाज में कुछ जगहों पर जम्मू कश्मीर में तैनात है और उनमें से एक एरिया ये है। तो देखिए ये तस्वीरें देखिए कि कैसे बीएसएफ की जो नज़रें हैं वह अपने दुश्मन पर वह लगातार दुश्मन पर नज़र बनाए हुए हैं और
घने जंगलों का फायदा उठाकर पाकिस्तान लगातार कुछ न कुछ घुसपैठ या खुराफात करने की कोशिश करता है, लेकिन जो जवान हैं वो इस तरीके से नज़र बनाए हुए हैं अपने कॉम्बिंग एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज से। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है भारत सरकार की ओर से, भारत की सेना की ओर से। और जाहिर सी बात है कि जब ऐसी बातें आएंगी तो पाकिस्तान की ओर से जो खलबली है वो मचनी स्वाभाविक है। इस बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा के विशेष सत्र में आज पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार के उन कदमों का भी समर्थन किया गया जो 23 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के बाद उठाए गए थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेजबान होने के नाते मैं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। इन लोगों के परिजन से मैं कैसे माफी मांगू, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ के वजीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं, नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। तो आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। भारत ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया है। इन चैनल्स में क्रिकेटर शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल, डॉन न्यूज, समा टीवी जैसे नाम शामिल है। भारत सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ, झूठे और भ्रामक बयान के साथ साथ गलत सूचना प्रसारित करने के लिए इन चैनल्स को ब्लॉक किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने पहलगाम हमले पर अपनी रिपोर्टिंग में आतंकवादियों को उग्रवादी कहने पर बीबीसी को चेतावनी भी जारी की है। चलिए अब आपको बताते हैं शेयर बाजार का पूरा हाल। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार का जोश हाई रहा। बाजार में चौतरफा खरीदारी दिखी। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा की बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 1006 पॉइंट चढ़कर 80,218 पर और निफ्टी 289 पॉइंट चढ़कर 24,329 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली। तो मार्केट की पूरी डिटेल अब लेते हैं यतिन मोता से। तो यतिन, आपसे जानना चाहेंगे आज का दिन बाजार के लिए शानदार रहा, किन स्टॉक में तेजी और कहां प्रेशर दिखाई दिया? जी, तो आज अगर हम शेयर बाजार की बात करें तो बहुत ही बढ़िया सोमवार रहा। अगर हम शेयर बाजार की बात करें तो रिजल्ट्स के बाद ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में सबसे ज़्यादा 6% की तेज़ी का रुझान देखने को मिला। इसके अलावा सन फार्मा, जेएसडब्ल्यू स्टील और डिफेंस स्टॉक्स खास करके बीईएल और एचएल जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी खरीदारी का मूड माहौल रहा। अगर हम स्पेसिफिकली लूजर्स की बात करें तो रिजल्ट्स के बाद श्रीराम फाइनेंस के काउंटर में आज भी लगभग 7-8% इंट्राडे गिरावट रही, 5% नीचे सेटल हुआ। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट नतीजों के बाद एचसीएल टेक्नोलॉजीज और एटर्नल जैसे काउंटर्स में थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिली। अगर हम स्पेसिफिकली मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहाँ आरबीएल बैंक में लगभग 10% का मोमेंटम था। डिफेंस शेयर्स में 4-5% की औसतन तेजी थी। इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट्स के काउंटर में आपको एक शार्प बाउंस बैक देखने को मिला। लूजर्स की बात करें मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट में तो एनबीएफसी शेयर्स रहे, एलएनटी फाइनेंस जैसे काउंटर्स, एमएनएम फाइनेंशियल जैसे काउंटर्स में 2 से 4-5% तक इंटरडे में गिरावट रही। इसके अलावा एम्फेसिस और पतंजलि जैसे काउंटर्स में भी आज गिरावट का माहौल रहा। जी यतिन, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास वापस लौटेंगे दूसरी खबर के लिए। इस बीच आपको बता दें, एएसके हेड सॉल्यूशन के सीईओ वैभव सांघवी ने मार्केट आउटलुक पर हमसे खास बातचीत की है। इस दौरान वैभव सांघवी ने कहा, बैंकिंग सेक्टर और सीमेंट स्पेस में निवेश के अच्छे मौके हैं। अगर एफपीआई को इन्वेस्ट करना है इंडिया में तो सबसे पहले बिकॉज ऑफ द एमएससीआई वेट जहां 30% इन द विद इन एमएससीआई इंडिया इज मोर देन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, तो सबसे पहले अगर इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये स्पेस में हम निवेश देख सकते हैं। सीमेंट स्पेस पे व्यू पॉजिटिव है और खास करके नॉट ओनली फ्रॉम अ वॉल्यूम ग्रोथ परस्पेक्टिव, लेकिन जिस हिसाब से प्राइस इंक्रीज ली हुई हैं और सस्टेन हो रही है प्राइस इंक्रीज, हमें लगता है कि नॉट ओनली दिस क्वार्टर जहां हम पॉजिटिव नतीजे भी देख सकते हैं फ्रॉम एन EBITDA पर टर्न परस्पेक्टिव, बट गोइंग फॉरवर्ड एज वेल बिकॉज ऑफ द प्राइस इंक्रीज ये मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा।
अब बात करते हैं आज के बाजार के बादशाह रिलायंस की। चौथी तिमाही में शानदार नतीजों से रिलायंस के शेयर्स में जोरदार तेजी रही। शेयर 5.5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस भी काफी बुलिश है। आरआईएल की ग्रोथ को लेकर ब्रोकरेज हाउसेस क्यों बुलिश है, जानते हैं यतिन मोता से। तो यतिन, आपसे जानना चाहेंगे रिलायंस की ग्रोथ के ट्रिगर्स क्या हैं? देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो क्लियरली आज ब्रोकरेजेस ने रिजल्ट्स को और FY26 के आउटलुक को एक थम्स अप दिया। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेजेस जो हम ट्रैक करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस हों या विदेशी ब्रोकरेजेस हों, 1600 से लेकर 1700 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर टारगेट्स आपको 1600 के ऊपर ही नज़र पड़ रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। ट्रिगर्स क्या हैं आगे जाके FY26 में कैसा रहा है आउटलुक, उसको भी जान लेते हैं। और न्यू एनर्जी बिजनेस की बात करें तो यहाँ एक मैनेजमेंट ने पॉजिटिव कमेंट्री दी। जहाँ तक कि O2C कारोबार का सवाल है, उसके मुनाफे जितना बड़ा बिजनेस यहाँ बनता हुआ नजर पड़ सकता है न्यू एनर्जी कारोबार। एनालिस्ट को लगता है कि FY30 में 12% का कंट्रीब्यूशन मुनाफे में न्यू एनर्जी बिजनेस का होता हुआ नजर पड़ेगा। ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर का जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन चल रहा है वो बिल्कुल ऑन ट्रैक चल रहा है। तो काफ़ी अच्छी रही अपडेट्स जहाँ तक कि न्यू एनर्जी बिजनेस का सवाल है। इसके अलावा टेलीकॉम बिजनेस की बात करें तो यहाँ क्लियरली एक Q4 में अपटिक देखने को मिला। आरपू जो है 203 से बढ़ के 206 रुपये प्रति यूजर हो गया। इसके अलावा अगर हम जियो की बात करें तो जो कस्टमर एडिशन हो रहा है वो 5G में हो रहा है। ज़्यादातर कस्टमर 5G के आपको रिलायंस जियो के साथ जुड़ते हुए नजर पड़ रहे हैं, जो आगे जाके प्रॉफिट्स को मदद करेंगे। इनफैक्ट रिलायंस को लगता है कि जियो का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो आने वाले 3 से 4 फाइनेंशियल ईयर्स में दुगना होता हुआ नजर पड़ सकता है। रिटेल की बिजनेस की बात करें तो यहाँ भी शानदार परफॉर्मेंस रहा। इनफैक्ट रिटेल का जो क्विक कॉमर्स कारोबार है वो लगभग 2.5% बढ़ा। टोटल स्टोर काउंट बढ़ के अब 19,000 के पार जाता हुआ आपको नजर पड़ा है। तो रिकैलिब्रेशन और रिस्ट्रक्चरिंग के बाद भी आपको शानदार तरीके से स्टोर एडिशन दिखाई पड़ रहा है। और जो जियो ने क्विक और शेड्यूल डिलीवरीज का बिजनेस शुरू किया है, उससे जोमैटो और काफ़ी सारे दूसरे बिजनेसेस को, इंस्टामार्ट को एक कंपटीशन मिलता हुआ नजर पड़ेगा। और यहाँ काफ़ी अच्छे ऑर्डर बुकिंग देखने को मिल रही है। FY26 में भी यहाँ आपको बिना डिलीवरी फीस के ये सुविधा उपलब्ध होगी। तो कहीं ना कहीं रिटेल कारोबार का ग्रोथ भी आपको FY26 में अच्छा होता हुआ नजर पड़ेगा। जी, शुक्रिया यतिन इन दोनों खबरों पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। साथ ही आपको बता दें, रिलायंस इंडस्ट्री ने अनंत अंबानी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। कंपनी ने नतीजों के साथ एक्सचेंजेस को शुक्रवार को ही ये जानकारी दी थी। अनंत अंबानी 1 मई 2025 से 5 साल के लिए ये जिम्मेदारी संभालेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी की सिफारिश पर बोर्ड ने नियुक्ति को मंजूरी दी है। अनंत अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड में पहले नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद संभाल चुके हैं। इसके अलावा अनंत अंबानी जियो प्लेटफॉर्म्स, रिलायंस रिटेल, रिलायंस न्यू एनर्जी और रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी के बोर्ड में भी शामिल हैं। अनंत अंबानी सितंबर 2022 से रिलायंस फाउंडेशन के बोर्ड के भी सदस्य हैं। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी एथर एनर्जी का IPO आज से खुल गया है। एथर एनर्जी के IPO को 30 अप्रैल तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंपनी ने अपने IPO के लिए प्राइस बैंड 304 से 321 रुपए प्रति शेयर रखा है, जबकि IPO का इशू साइज 2,981 करोड़ रुपए का है। इसके एक लॉट में 46 शेयर्स हैं और निवेशक मिनिमम 46 शेयर्स या इसके मल्टीपल में अप्लाई कर सकते हैं। 6 मई को BSE NSE पर लिस्टिंग संभव है। पहले दिन एथर एनर्जी का IPO 16% के करीब भरा है। अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। आतंकवाद पर चीन का डबल स्टैंडर्ड एक बार फिर सामने आ गया है। चीन ने पहलगाम पर पाकिस्तान के सुर में ला लिया है और आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। भारत पाकिस्तान में टेंशन और बीच में ड्रैगन 7:57 पर जरूर देखिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर गांधीनगर से, जहां गिफ्ट सिटी में कैपिटल मार्केट एंड फंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव में दुनिया के 5 और भारत के सभी एक्सचेंजों ने हिस्सा लिया। आने वाले समय में भारत में US समेत कितना विदेशी निवेश आएगा और गिफ्ट में रिटेल ग्लोबल इन्वेस्टर्स का रुख क्या रहेगा, इस मुद्दे पर JP कैपिटल के चेयरमैन और अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य गौरव अरोड़ा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। आइए आपको दिखाते हैं। जितना बड़ा शिफ्ट
इंडिया की फेवर में अब आया देख रहा हूँ मैं, पिछले 24 साल में मैंने कभी नहीं देखा। जब मैं कह रहा हूँ पिछले 24 साल में नहीं देखा तो आई कैन हैव वेरियस डेटा पॉइंट्स। यूएस में इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा सारा पहले चाइना ही जा रहा था, और सारा पैसा जो चाइना में जा रहा था उसमें मेजर पोर्शन दे आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया। उसमें गिफ्ट ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा बिकॉज दिस गिव्स देम इजी एंट्री पॉइंट टू द कंट्री एंड जो गिफ्ट की ग्रोथ स्टोरी जितनी इस साल में आएगी इतनी कभी हिस्ट्री में नहीं आई दैट जब से गिफ्ट। अगर सर आंकड़ों में बात करें तो कितना पैसा अगले 1 से 3 साल में आ सकता है भारत में, खासकर यूएस से? अगले 4 साल में भारत के ही हैं कि दैट क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स फंड में बहुत पैसा पड़ा हुआ है और पैसा सिर्फ इंडिया को ही जा रहा है। दैट इंडिया इज द ओनली फ्रंट वेयर यूएस इज एट दिस टाइम अट्रैक्टिंग द नई एडमिनिस्ट्रेशन का स्टैंड से इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज हो रहा है। द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर विद द ट्रम्प is helping in a very big way and जो इन्वेस्टर्स कभी इंडिया को भी देख नहीं रहे थे एंड वो भी अब इंडिया आ रहे हैं। आप देखेंगे नए लोग बहुत सारे आ रहे हैं, जो बड़े सारे बहुत बड़े फंड अभी इंडिया में है नहीं, नए लोग भी बहुत सारे आ रहे हैं। सरकार मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठा सकती है। सूत्रों के मुताबिक विदेश में स्थित भारतीय मिशन कार्यालयों में ही एफडीआई प्रस्तावों को अप्रूवल मिल सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब जुड़ते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं आपके पास क्या जानकारी है एफडीआई प्रस्तावों के अप्रूवल को लेकर? बिल्कुल, देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मोर्चे पर उठा सकती है बड़ा कदम। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि विदेशों में जितने भी भारतीय एम्बेसीज हैं वहां पर एफडीआई अप्रूवल के लिए एक डेडिकेटेड डेस्क बनाया जा सकता है जो कि इंडियन मिशन के तहत काम करेगा। इससे फायदा यह होगा कि जितने भी एफडीआई प्रपोजल्स विदेशों से भारत आते हैं उनकी अप्रूवल वहीं देन एंड देयर हो सकती है। इससे सबसे बड़ा फायदा होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रपोजल्स हैं उसको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म FIFB के जरिए किया जाता है जो कि DPIIT देखता है। इससे समय ज्यादा लगता है, लिहाजा सरकार के पास इंडस्ट्री की तरफ से एक प्रपोजल आया है जो कि पिछले हफ्ते हुई एक नीति आयोग की बैठक में रखा गया था, जिस पर सरकार विचार कर रही है। अगर ये हो गया तो इससे तमाम जितने भी एक तय सीमा के भीतर FDI प्रपोजल्स हैं उनको डेडिकेटेड डेस्क जो कि इंडियन मिशन के तहत काम करेगा वहीं पर अप्रूवल किया जा सकेगा। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों के लिए नई स्वास्थ्य योजना आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस मौके पर पहले लाभार्थियों को वय वंदना कार्ड सौंपे। इस योजना के तहत दिल्ली में रहने वाले 70 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिकों को हर साल 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। ये योजना केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों के संयुक्त प्रयास से चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए और दिल्ली सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज में मदद मिलेगी। आप दिल्ली के और देश भर के जो इस योजना में आइडेंटिफाइड हॉस्पिटल्स हैं, दिल्ली में लगभग 100 अस्पताल इस योजना में रजिस्टर्ड है और पूरे देश में 30,000 अस्पताल इस योजना में रजिस्टर हैं। तो आपका मन करे कोई ऐसी बीमारी है कि आपको अपना इलाज जाके मुंबई कराना है, हैदराबाद कराना है, उत्तर प्रदेश कराना है, जहां भी कराना है वो अस्पताल यदि उस सूची में रजिस्टर्ड है तो आप जा करके वहां इलाज कर सकते हैं। और ये पॉलिसी कैशलेस है, आपको कुछ भी पहले जमा नहीं कराना, आपको इलाज दिया जाएगा और उसका पेमेंट सरकार स्वयं करेगी। इस योजना के लिए आप सबको बधाई। अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। इंडिया AI मिशन के तहत अब ChatGPT और DeepSeek जैसे फाउंडेशनल AI बनेगा। इसके लिए बंगलुरु के AI स्टार्टअप सर्वम को चुना गया है। कैसा होगा हमारा अपना AI और ये कब तक तैयार हो जाएगा, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर। AI की तैयारी, अब भारत की बारी। के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।